मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों, नमस्कार। AFEIS में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और इस लेक्चर के साथ ही अब हम लोग पर्यावरण विषय में प्रवेश कर रहे हैं। पर्यावरण, और इससे पहले कि मैं विधिवत तरीके से टॉपिक पर आपको लेक्चर प्रोवाइड करूं, मैं सबसे पहले प्रवेश के तौर पर बताना चाहूँगा कि जो पर्यावरण विषय पर आपकी तैयारी होनी चाहिए वह किस तरीके की होनी चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को आप कैसे समझेंगे, एग्जामिनेशन में इसका रोल कितना है, प्री में भी और मेंस में भी, करेंट अफेयर्स से आप कैसे निपटेंगे। बेहतर होगा कि शुरुआत करने से पहले हम इन सारी बातों पर एक विहंगम दृष्टि डाल लें, यानी कि इन्हें एक बार हम थोड़ा सा सामान्य तरीके से देख लें, क्योंकि इनको अच्छे तरीके से देख और समझ लेने के बाद आगे जो आप लेक्चर सुनेंगे उन्हें समझने में, उन्हें आत्मसात करने में और उनके प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने में डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। मित्रों, जैसा कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो आपसे बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच की मांग करती है। किसी भी योजना के प्रति जब आपकी अप्रोच बहुत वैज्ञानिक हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप भटकाव से बच जाते हैं, उस भटकाव से जो बेवजह आपका समय खाती है और जो बेवजह आपकी क्षमता और ऊर्जा को नष्ट भी करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर विषय से पहले यदि आपको थोड़ा सा उसकी रूपरेखा या यूँ कह लीजिए कि उसका एक रोड मैप प्रोवाइड कर दिया जाए तो फिर इस भटकाव से आपका काफ़ी कुछ बचाव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत बेहतर होगा कि हम लोग पाठ्यक्रम से करें। ये जो पर्यावरण विषय है, देखिए आपके प्री में भी है और आपके मेंस में भी है, मतलब पाठ्यक्रम के तहत बाकायदे इसका उल्लेख किया गया है। तो आइए सबसे पहले तो हम यह देखें कि इसका उल्लेख है किस रूप में। मेरी समझ से अभी तक आप इस तथ्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यूपीएससी जब किसी भी विषय का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है तो उसकी बहुत डिटेल्स जानकारी नहीं देता। मुझे लगता है कि खासकर जो आपके जनरल स्टडीज़ मेंस का जो सेकंड पेपर है उसकी तो थोड़ी सी उसने डिटेल जानकारी उपलब्ध कराई है। अदरवाइज बाकी के विषयों के पाठ्यक्रम के रूप में वह इशारे से बात करता है, संकेत से बात करता है। और ठीक यही पद्धति उसने पर्यावरण के पाठ्यक्रम के बारे में भी अपनाई है। जैसे आप देखिए कि प्री में क्या पाठ्यक्रम है, आप सुन करके मुझे नहीं लगता है कि ये अनुमान लगा पाएंगे कि इसका पाठ्यक्रम कितना लंबा होगा, इसके बारे में आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो देखिए पाठ्यक्रम में वो क्या कह रहे हैं, यानी कि यूपीएससी क्या कह रहा है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी। एनवायरमेंटल इकोलॉजी का मतलब है पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में या पर्यावरणीय पारिस्थितिकी कह लीजिए, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के बारे में अब आप देखिए कि जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब यह हुआ कि पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, इसके बाद है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, और तीसरा है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। इन सभी मुद्दों के बारे में एक सामान्य जानकारी। यहां देखिए कि वो तीन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपको पाठ्यक्रम में उपलब्ध करा रहा है। एनवायरमेंटल इकोलॉजी, पारिस्थितिकीय तंत्र, ये पूरा का पूरा एक हो गया। आगे लेक्चर से सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। मैं तो केवल एक विषय का यूं कह लीजिए कि आपको परिचय दे रहा हूं कि आप आगे क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल इकोलॉजी संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र, आप कह लीजिए कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वो पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ये आप जानते हैं जैव विविधता क्या होती है। हमारे पास इतने तरह के वृक्ष हैं, इतने तरह की वनस्पतियां हैं, इतने तरह के जलचर हैं, इतने तरह के पक्षी हैं,
इतने तरह के कंदमूल हैं, ये जितनी विविधता है इसे हम कहते हैं जैव विविधता। लेकिन इसमें हम उन्हीं विविधताओं को लेते हैं जिनका संबंध जीवन से है। और इसके बाद है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। आपको मालूम है कि जलवायु परिवर्तन तो कितना ज्वलंत मुद्दा है, बर्निंग इशू है। तो इसमें 3 पॉइंट उन्होंने प्रोवाइड किए हैं और इसके साथ ही यह भी लिख दिया कि इनके जनरल इश्यूज, मतलब इनके बिल्कुल सामान्य मुद्दे, मतलब इनकी आपको बहुत गहराई में नहीं जाना है। और आगे फिर इसी में लिखा हुआ है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। यानी कि आपको इन तीनों मुद्दे का विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको केवल इनसे रिलेटेड जो बहुत ही सामान्य मुद्दे हैं केवल उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। दोस्तों, ये है आपके प्री का सिलेबस। आइए अब हम प्री के सिलेबस के बाद थोड़ा सा देखते हैं कि अब हमारे मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। आपको मालूम है कि जो पर्यावरण विषय है वो आपके जनरल स्टडीज़ का जो 3rd पेपर है, जिसके तहत आप अर्थशास्त्र की तैयारी करते हैं, आप आपदा प्रबंधन की तैयारी करते हैं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करते हैं, इन सब विषयों की तैयारी करते हैं, उसी के तहत आप पर्यावरण की भी तैयारी करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी भी इसी के अंतर्गत आता है। अब आप देखिए कि उसमें वो क्या कह रहे हैं, यूपीएससी क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल कुछ शब्दों का इसमें भी प्रयोग किया गया है, बहुत ही कुछ शब्द, थोड़े से शब्द। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, कॉमा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण प्रदूषण और उसका क्षरण। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, एंड डिग्रेडेशन यानी कि उसका क्षरण, उसका निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण तो यहाँ उस रूप में हम नहीं कहेंगे, लेकिन चलिए। इसके बाद है कॉमा, फिर है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन। बस खत्म हो गई। अब आप देखिए कि कुल कितने शब्द हैं। अगर आप अंग्रेजी के शब्दों की गिनती करेंगे तो केवल 8 शब्द हैं, केवल 8 शब्द। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, टोटल 8 वर्ड। और मज़ेदार बात यह है कि जब आप इसके सिलेबस पर जाएंगे तो आपको 80 पेज से ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे और 8 घंटे से ज़्यादा के लेक्चर सुनने पड़ेंगे। 18 घंटे में भी शायद बात न बने। यही सब पूछिए तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की शुरुआत करने की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने संकेतों में बात की जा रही है। अब भैया अगर आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन है तो उसकी डिटेल दे दीजिए, डिग्रेडेशन की डिटेल दे दीजिए, और अगर आप बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी में हम क्या क्या पढ़ें ये बता दीजिए। लेकिन नहीं, बस बायोडाइवर्सिटी करके ख़त्म। अब आप निकालिए कि बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आप ला सकते हैं, कितना लिखा गया। अदरवाइज़ तो बायोडाइवर्सिटी तो अपने आप में एक इतना बड़ा विषय है कि इस पर बाकायदे आपको 300-400 पेज की किताब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है, देखिए वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। और पूरे के पूरे जनरल स्टडीज़ के बारे में जो बातें कही गई हैं वो यही कहा गया कि जिसके लिए आपको किसी विषय के बारे में बहुत ही विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, विषय का विशेष ज्ञान आवश्यक नहीं है। तो ये आप यूँ कह लीजिए कि एक वो स्तर के बारे में यूपीएससी आपको बता रहा है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता लगा कि इस विषय पर जो कुछ भी मिल रहा है वो आप पढ़ रहे हैं। मेन पॉइंट्स ये हैं, इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हों आप उन पर अध्ययन कीजिए और बहुत ही सामान्य स्तर का अध्ययन कीजिए, उसके बहुत स्पेशलाइजेशन में मत जाइए। तो मित्रों, यहाँ मैं भी आपको सतर्क करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको स्पेशलाइजेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखें तो आपके मन में ये बात आए कि इसका आंसर बिना विशेष अध्ययन के नहीं किया जा सकता।
लेकिन उससे आतंकित मत हो जाइए कि आप अपनी तैयारी करने के पूरे डायरेक्शन को ही बदल दें और आपको लगे कि नहीं अब हर के बारे में इसी तरह से स्पेशलाइज्ड स्टडी करनी है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, और खासकर पर्यावरण विषय के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा प्री के बारे में तो और भी बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि जो सिविल सर्विसेज है, एग्जामिनेशन का प्री होता है, इसके साथ ही साथ अब जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जो भर्ती होती है उसका प्री भी इसी में शामिल है। तो देखिए, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो ऑफिसर्स रिक्रूट किए जा रहे हैं उनसे तो अपेक्षा ही की जाती है कि वो पर्यावरण के बारे में स्पेशलाइज होंगे, है ना। पर्यावरण के बारे में उनका जो ज्ञान होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो अब उनके रिक्वायरमेंट या उनकी टेस्टिंग को भी ध्यान में रख कर प्री में कुछ इस तरह के वाकई में क्वेश्चन डाले जाते हैं जिनको देखने के बाद आप थोड़े भयभीत हो जाएंगे, आतंकित हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं नहीं, हमको तो थोड़ा सा विशेष ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम इसको हल नहीं कर सकेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल लगेगा। मैं अभी से आपको सतर्क कर दे रहा हूँ। हालांकि ठीक है, आगे के अपने लेक्चर्स में मैंने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है कि सामान्य तरीके का भी आपको पूरा ज्ञान मिल जाए और साथ ही साथ जो थोड़े से स्पेशलाइज्ड किस्म के जो नॉलेजेस होते हैं वो भी आपको पता लग जाए। लेकिन फिर भी आप ज़्यादा आतंकित मत होइएगा, ये मान करके चलिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले स्टूडेंट के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। क्योंकि जो चीज़ देखिए बहुत कठिन है वो सबके लिए कठिन है, राइट। तो वहाँ आप इतना मार्जिन दे करके चले, वहाँ आपको बहुत सतर्क और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहने की भी ज़रूरत है। तो मित्रों, आपने यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइड किए गए पाठ्यक्रम को देख लिया। इससे सच पूछे तो हमारी कोई धारणा स्पष्ट रूप से नहीं बन पाती है, लेकिन धारणा तो बनानी है। ये एक चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार किया ही जाना है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो डेफिनेटली जो एएफई आईएएस है इस चुनौती के मामले में आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने इस सिलेबस को देखने के बाद फिर पूरा सिलेबस तैयार करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ों को शामिल किया। उदाहरण के तौर पर मैंने 2013 के बाद जो मेंस के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको बहुत ध्यान से देखा। उसमें पर्यावरण को लेकर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें एक जगह इकट्ठा किया और उनकी बाकायदे स्टडी की। आप यूँ कह लीजिए कि रिसर्च बेस्ड स्टडी किया, और वहाँ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आधार पर फिर मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए। लेकिन मेरे टॉपिक के सिलेक्शन में इस बात की ज़रूर प्रधानता रही है कि उन्हीं टॉपिक्स को इसमें लिया जाए जो सबसे महत्व के हैं। अगर मान लीजिए कि किसी टॉपिक पर 2013 में पूछ लिया गया और इसके बाद में पता लगा कि 5-7 साल तक उसका नामो निशान भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि फिर वो हमारे सिलेबस का उतना महत्वपूर्ण भाग नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर हम उसको भी लेकर के चलेंगे फिर तो ये एक तरह से विशेष ज्ञान ही बन जाएगा, फिर जनरल सामान्य ज्ञान नहीं रह जाएगा। तो मैंने बाकायदे 2013 के बाद के सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, और मैं 2013 की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको मालूम है कि जो अभी का पैटर्न है आपके मेंस का वह 2013 के बाद से ही चल रहा है, इसलिए उसके पहले के पेपर्स मैंने देखना जरूरी नहीं समझा, उससे फिर आप बेवजह के भ्रमित ही होंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के प्री और मेंस के क्वेश्चन देखे। इसके बाद मैंने इस विषय पर एनसीईआरटी की किताबों में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं और उन टॉपिक्स को हैंडल किस तरीके से किया गया है, इसको बहुत ध्यान से समझा, बहुत ध्यान से देखा, ताकि एनसीईआरटी का कोई टॉपिक हमसे छूटने ना पाए। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर एनसीईआरटी 10th तक के स्टूडेंट से या 12th तक के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि पर्यावरण के बारे में उन्हें इन टॉपिक के बारे में जानना चाहिए, तो यूपीएससी भी एक्सपेक्ट करेगी कि जो सिविल सर्वेंट बन रहा है उसको भी इन टॉपिक के बारे में जानना चाहिए। तो इसलिए जो मेरा अगला जो आप कह लीजिए कि जो आधार था वो डेफिनेटली एनसीईआरटी की किताबें थी। और इसके बाद जो लास्ट जो मेरा बेस रहा है वो रहा है इस विषय पर लिखी गई किताबें। स्वाभाविक है कि इतने साल से पर्यावरण पर चीज़ें आ रही हैं और एग्जामिनेशन में ये विषय शामिल है, तो इस विषय के लिए
अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अपने अपने तरीके से किताबें लिखी हैं, अपने अपने तरीके से नोट्स तैयार किए हैं। मैंने उन सब को भी बहुत गंभीरता के साथ देखा और समझने की कोशिश की। उसमें ऐसे भी किताबें हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है और बहुत ही प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं, सामान्य लेखकों के द्वारा भी लिखी गई हैं, जो यूपीएससी के लिए विशेष रूप से लिखी गई हैं। उन सभी किताबों को देखने समझने के बाद वहाँ से भी मैंने मदद ली और इस प्रकार इतने सारे आधारों का उपयोग करते हुए फिर फ्रेंड्स मैंने आपके लिए पर्यावरण पर लेक्चर्स तैयार किए हैं। राइट, तो अब उसकी डिटेल्स मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं यहाँ कि किन किन टॉपिक्स पर लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। मैं केवल आप को छोटी सी यात्रा पर ले जा रहा था, मानसिक यात्रा पर यूँ कह लीजिए कि जो मैंने की हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें पर्यावरण से संबंधित जो भी आवश्यक टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। और देखिए, सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में करेंट अफेयर्स का जो रोल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। करेंट अफेयर्स पर आप पहले से कोई तैयारी कर ही नहीं सकते, लेकिन मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स घटित हो सकती हैं। देखिए, करेंट अफेयर्स जो घटित होंगे उन किन क्षेत्रों में होंगे, यही जो 3 क्षेत्र बताए गए महत्वपूर्ण, यही 3 क्षेत्र हैं। प्रदूषण का भी क्षेत्र आप ले लीजिए, उसमें इनसे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं आप उनको ले सकते हैं, इनसे जुड़े हुए जो अधिनियम हैं आप उनको ले सकते हैं, इनसे जुड़ी हुई जो संस्थाओं के साथ साथ जो सम्मेलन हुए हैं आप उनको ले सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां हुई हैं आप उनको ले सकते हैं। तो इन सब को मैंने सिलेबस में शामिल किया है ताकि करेंट अफेयर्स जब आप अखबारों में पढ़ेंगे तो अब सवाल ही आपके सामने ये खड़ा होगा, या कह लीजिए कि ये संकट खड़ा होगा कि इन घटनाओं में से कौन सी घटना यूपीएससी के काम की है, यानी कि आपके परीक्षा में आने की संभावना वाली है। तो आप इसका अनुमान कैसे लगाएंगे? इसको भी मैंने ध्यान में रखा है और ध्यान में रखते हुए मैंने उन तथ्यों को पहले ही शामिल कर लिया है ताकि आपकी कैपेसिटी बनी रहे, आप में एक दृष्टि उत्पन्न हो जाए, और जैसे ही आप अखबारों में, मैगजीन्स में या न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो तुरंत आपको लगे कि नहीं नहीं, इस पर लेक्चर था, इसके बारे में हमने लेक्चर में सुना है, तो इसीलिए ये हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वो आपके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त, आप यूँ कह लीजिए कि पावर ऑफ अट्रैक्शन पैदा करेगा। तो दोस्तों, अभी मैंने जिस सिलेबस की बात की है, इनफैक्ट मैंने आपको प्री और मेंस के अलग अलग सिलेबस बताए हैं, लेकिन आप अपने दिमाग से हटा दीजिए इस बात को बिल्कुल कि प्री का सिलेबस अलग है, मेंस का सिलेबस अलग है। इनफैक्ट सच पूछिए तो दोनों के सिलेबस एक ही है। राइट, यानी कि अगर आपको पर्यावरण की तैयारी करनी है तो मेंस के हिसाब से ही करनी है, प्री की कोई तैयारी कम से कम इस विषय पर तो नहीं है। अब मेरी समझ से पर्यावरण के बारे में आपके दिमाग में बातें स्पष्ट हो गई होंगी। हाँ, जब आप लेक्चर सुनेंगे एक एक टॉपिक के बारे में आगे चल करके तो चीज़ें और ज़्यादा रूप लेती चली जाएंगी। यानी कि अभी तो आपके दिमाग में जो बातें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, अदृश्य रूप में है, लेकिन विश्वास कीजिए कि जब आप सिलसिलेवार लेक्चर सुनेंगे तो उनका रूप उभरता चला जाएगा। फ्रेंड्स, आइए अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन में इसका क्या रोल है, प्री एग्जामिनेशन में और मेंस में, यानी कि इस विषय की तैयारी को आपको कितना वजन देना है, आपके लिए यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। पहली बात दोस्तों, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मजेदार बात यह है कि महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इसका सिलेबस बहुत छोटा है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेबस छोटा होने के साथ साथ पूरा सिलेबस बहुत प्यारा है। मतलब जो विषय है अपने आप में कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, दिमाग पर तनाव और दबाव पैदा करने वाला नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लगातार आप सुनते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, अखबारों में ढेर सारी चीज़ें आती रहती हैं। देखिए, जो चीज़ अखबार में लगातार आती रहेगी, आपके नज़रों के सामने से गुजरती रहेगी, तो स्वाभाविक है कि उन चीज़ों से आपका थोड़ा सा तो अपेक्षाकृत परिचय हो ही जाएगा। तो यह विषय ऐसा है जो आपके लिए परिचित है, मतलब यह विषय आपको जब आप पढ़ेंगे तो एकदम अपरिचित नहीं लगेगा। हाँ, जब आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में पढ़ेंगे या फिर कह लीजिए कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में पढ़ेंगे तब डेफिनेटली आपको लगेगा कि भाई आप उसे पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसके जब आप तथ्य पढ़ेंगे, संधि क्यों हुई,
इसके क्या क्या उद्देश्य थे, तब आपको लगेगा कि अरे ये तो वही बात है जो होना ही चाहिए। जब पर्यावरण के बारे में संधि होगी तो इसी तरह की संधि होगी। कोई संधि जैव विविधता को बचाने के बारे में हो रही है तो कोई संधि वेटलैंड को बचाने के बारे में हो रही है, तो यही सब होगा। कोई पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के बारे में हो रही है, कोई प्लास्टिक कचरे के बारे में हो रही है, तो फिर वहाँ आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। तो दोस्तों, जो परीक्षा में इसका जो रोल है, देखिए प्री एग्जामिनेशन में लगभग 8 से 10% प्रश्न पर्यावरण पर पूछे जाते हैं। और ये जो 8 से 10% का जो आंकड़ा है, जो परसेंटेज है, वो लगभग स्टैटिक सा है। स्टैटिक सा इस मायने में कि ऐसा होता हुआ नहीं देखा गया है कि किसी साल पता लगा कि 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और किसी साल फिर 13 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। मैं जब 8 से 10 की बात कर रहा हूं तो इसे आप एवरेज मान करके चले, औसत। तो औसत में तो यह भी हो सकता है कि एक साल 3 पूछ लिए गए और दूसरे साल 13 पूछ लिए गए, तो 13 3 16, 2 साल में 16 क्वेश्चन, तो एवरेज 8 निकल गया। ऐसा नहीं है इसमें। मतलब 8 9 10 क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, कि चूंकि आईएफएस के लिए भी प्री एग्जाम यही है, इसलिए ताकि उनको थोड़ी सी मदद मिल सके, पर्यावरण के प्रश्नों की संख्या इतनी निश्चित कर दी गई है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर एक विषय आपको 8-10% प्रश्न उपलब्ध करा रहा है तो इसकी भूमिका को आपको कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। और मजेदार बात यह है कि लगभग इतना ही प्रतिशत मेंस में है। मेंस में अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे जनरल स्टडीज का जो 3rd पेपर है उसके तहत पर्यावरण पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य तौर पर आपको मालूम है कि या तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन चलिए हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ 20 मान करके चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन में मिनिमम 2 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चंस हैं ही। आप इससे अधिक भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कह क्यों नहीं रहा हूं। आप कह सकते हैं सर आप ही कह दीजिए ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दोस्तों, ये जो पर्यावरण विषय है, देखिए इसके साथ एक दूसरी खूबसूरती भी है। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम जिस विषय पर अभी बात कर रहे हैं वह है पर्यावरण। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कृषि के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कृषि का संबंध पर्यावरण से कहीं ना कहीं नहीं जुड़ जाता? जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इस जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? और जो जलवायु परिवर्तन है आपके पर्यावरण का हिस्सा है, टॉपिक के रूप में वो पर्यावरण विषय का भाग है। लेकिन कृषि पर प्रभाव, या यूं कह लीजिए कि एक प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इसका क्या भारतीय कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, या भारत को अपनी कृषि नीति में क्या परिवर्तन करने चाहिए। तो जब हम कृषि की बात कर रहे हैं सीधे सीधे, तो वो सीधे आपके इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो गया। लेकिन जब हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण का हिस्सा हो गया। और इसी तरह से आपदा प्रबंधन को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जो आपदाएं जो आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उसके पीछे जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसका हाथ है। और भी जो दूसरे संकट पैदा हो रहे हैं प्रकृति में, जिसके कारण आपदाएं आ रही हैं, उसका कारण भी कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास होना, या यूं कह लीजिए कि जलवायु परिवर्तन है। तो इस प्रकार से ये जो 3 टॉपिक हैं, या कह लीजिए 3 विषय कहना चाहिए हैं, पर्यावरण, कृषि, आपदा प्रबंधन, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अंतर्ग्रंथित है। तो इसलिए दूसरे भी जो प्रश्न आ रहे हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित या कृषि से संबंधित, उसमें भी अगर आपकी पर्यावरण विषय पर अच्छी तैयारी है तो मदद मिलती है। तो आपको नहीं लग रहा है कि पर्यावरण पर अच्छी तैयारी कर लेना हर दृष्टि से फायदे का सौदा है, और बहुत फायदे का सौदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको देखेंगे, आप जब लेक्चर्स सुनेंगे तो आपको वाकई में मज़ा आएगा। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा सरल और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों, मेरे समझ से स्पष्ट हो गया होगा कि जिसका रोल इतना बड़ा हो जिस सब्जेक्ट का, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये बात आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जिसका इतना बड़ा रोल आपके एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो या मेंस हो, उसकी उपेक्षा
नहीं की जानी चाहिए, राइट? अब मैं आपको तैयारी करने के तरीके पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, वैसे आपकी अपनी हैबिट है, आपका अपना तरीका है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने तरीक़े को छोड़ कर के आप बिल्कुल मेरे तरीके पर आ जाइए। लेकिन मुझे जो तरीका अपने लिए सही लगता है और मुझे यह भी लगता है कि शायद आपके लिए भी ये तरीका सही हो सकता है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ इस विषय की तैयारी के बारे में कुछ निर्देश देने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर टोटल 20 से 25 घंटे के लेक्चर्स आपके लिए पर्याप्त हैं। न्यूनतम 20 और अधिकतम 25 घंटे। 20-25 घंटे के लेक्चर्स में ये विषय पूरा हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। देखिए, जैसे ही आपको लेक्चर मिलते हैं, अब आपको करना क्या चाहिए, मतलब ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, मेरा सजेशन मात्र है, वो ये कि पहले आप एक एक टॉपिक के लेक्चर सुनिए। जैसे आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर सुना और ध्यान से सुनिए, जैसे कि आप क्लास में ही बैठे हुए हैं। ध्यान से आप उस लेक्चर को सुने और उस लेक्चर को सुनने के बाद उस लेक्चर से रिलेटेड टॉपिक को फिर ध्यान से पढ़ें। अब आगे लेक्चर मत सुनिए, एक टॉपिक पूरा हो गया, आप बंद कर दें। और आपको लेक्चर्स इसी तरह से प्रोवाइड भी किए गए हैं और फिर आप उस टॉपिक को पुस्तक से पढ़ें। और जब आप पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, अब आपको जो पढ़ रहे हैं उसे समझने की कोशिश करना है। आप पढ़ नहीं रहे हैं, उसे समझना है। और ये जो लेक्चर हैं, वे पुस्तक में लिखे गए ज्ञान को समझाने की हर संभव कोशिश करते हैं। हमारा पर्पज ही है आपको समझाना, पढ़ाना तो है नहीं। पढ़ने के लिए तो आपके पास किताब है, तो आप अपने खुद भी कर लेते, हमारी क्या जरूरत थी। आप पाएंगे कि जब लेक्चर सुन करके अब आप पुस्तक से, बुक से उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो अब आपको उसे समझना कितना आसान हो गया है, या आपको महसूस होगा। बाय द वे, हो सकता है कि कोई टॉपिक ऐसा हो कि आपने सुना और इसके बाद फिर आप पढ़ रहे हैं किताब से, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है या समझने में कुछ बाधा हो रही है, बहुत स्पष्टता नहीं आ पा रही है, तो उसी लेक्चर को आप फिर से सुनिए, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही आप दोबारा लेक्चर को सुनेंगे तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा, मेरी प्रॉब्लम यहाँ थी, तो ठीक है, यहाँ ये बात कहा गया है। वहाँ आप एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जब सेकेंड राउंड में आप सुनेंगे तो वह स्पष्ट हो जाएगा, जो भी आपकी अस्पष्टता थी वो गायब हो जाएगी। सेकेंड राउंड में आपने लेक्चर सुना और इसके बाद अब आप फिर से उस टॉपिक को पढ़िए। तो मेरा पूरा विश्वास है कि जब आप ऐसा करेंगे तो उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे और इस तरह से धीरे 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 इसी क्रम में आप पूरे लेक्चर सुनते चले जाइए, अपने बुक्स से उन टॉपिक्स को पढ़ते चले जाइए और उन्हें समझते भी चले जाइए। यहाँ तक आपके समझने का काम पूरा हो चुका है। अब आप देखिए, लास्ट स्टेज आती है और लास्ट स्टेज है नोट्स बनाने के स्टेज। यहाँ आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप नोट्स बनाने के आदी हैं तो, यानी मैं आदत होती है कि मुझे नोट्स ही बना करके पढ़ना है या बिना नोट्स बनाए भी मेरा काम चलता रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स बनाना पसंद नहीं करते। तो जो नोट्स बनाना पसंद नहीं करते वो क्या करते हैं कि जो भी उनकी जो इम्पोर्टेंट किताब है, जो समझते हैं कि नहीं मेरे लिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है, या फिर वो 2-3 बुक्स ले लेते हैं, तो ये टॉपिक इस बुक में इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इस बुक में इम्पॉर्टेंट है, तो उस तरह से वो अपने लिए अलग अलग बुक से अलग अलग टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जब वो बुक पढ़ रहे होते हैं तो उसे बाकायदे जहाँ उनको इम्पॉर्टेंट बातें लगती हैं उसे वो अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर उस टॉपिक के बारे में अगर उन्हें कहीं से और कोई जानकारी मिली जो इस किताब में नहीं है, तो उसका जो मार्जिन होता है वो वहाँ लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, या अलग से उसके लिए फिर छोटा सा फुट नोट्स बना लेते हैं। तो इस तरह से किताब को ही वो अपने नोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो एक तरीका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो अपने इंडिपेंडेंट नोट्स ही बनाने हैं, तब फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप पूरे लेक्चर्स को सुने, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझें और समझने के बाद फिर आप नोट्स बनाएं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद ये बेहतर नहीं होगा कि आप एक लेक्चर सुन रहे हैं और इसके बाद फिर उस लेक्चर को पढ़ रहे हैं और इसके बाद फिर उस पर नोट्स बना रहे हैं। क्योंकि जब आप पूरे विषय को समझ लेते हैं, पूरे विषय को पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं, तो उस विषय की एक संपूर्ण समझ विकसित होती है। और फिर जब आप नोट्स बनाएंगे, संपूर्ण समझ विकसित होने के बाद
तो उस नोट्स में जो रिदम आएगा वो एक अलग ही होगा, क्योंकि अब आप अपनी भाषा में लिखेंगे, क्योंकि बातें आपकी समझ में आ गई हैं। आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको यह भी समझ में आ चुका है अब कि मुझे ये लेना है, ये नहीं लेना है, नहीं इसकी तो कोई यूटिलिटी नहीं है, नहीं इसको तो मैं उस टॉपिक में ले लूँगा, यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उस टॉपिक में ज़्यादा सूट करेगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि तभी आपके जो नोट्स हैं वो वजनदार बन पाते हैं। तो दोस्तों, अब ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अनिवार्य नहीं है कि आप नोट्स बनाएं ही, लेकिन स्वाभाविक तौर पर यह होता ही है कि स्टूडेंट अपनी तैयारी के लिए या जब उन्हें इसी टॉपिक को रिवाइज करना है तो उसके लिए कुछ न कुछ करते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में वो किताब को ही अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये तैयारी करने के तरीके के बारे में मैंने थोड़ी सी बातें आपसे की हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहले आप लेक्चर को सुने, एक टॉपिक सुने, इसके बाद उसी टॉपिक को आप पुस्तक से पढ़ें और इस तरीके से पढ़ें कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ सकें। और जब लेक्चर आप सुनेंगे तो डेफिनेटली जब आप पढ़ेंगे तो उसे समझने में आपको मदद मिलेगी। हो सकता है कि आप न समझ पा रहे हो या कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बिल्कुल आलस्य न करें, फिर से उसी टॉपिक के लेक्चर को सुने। आप देखेंगे कि अब आपकी वो समझ में आ गई है बात, क्योंकि जहाँ अस्पष्टता थी वहाँ आप एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाएंगे, वहाँ बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। और इस तरीके से आप लेक्चर सुनते चले जाएं, एक एक लेक्चर, और फिर अपने पूरे टॉपिक्स एक एक करके पढ़ते चले जाएं। और जब पूरे लेक्चर्स सुन लें और किताबों से पढ़ लें, इसके बाद यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो फिर आप उन पर नोट्स बनाएं। दोस्तों, ये तो लेक्चर्स के बारे में हो गए, लेकिन अभी प्रिपरेशन पूरा हुआ नहीं है। अब बचता है करंट अफेयर्स, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। और याद रखिए कि करंट अफेयर्स पर ही भले ही क्वेश्चन पूछे गए हों, लेकिन उन्हें आप तब तक अच्छे से नहीं लिख पाएंगे जब तक कि आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी। ये दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। मतलब ये मत समझिए कि अरे करंट पूछा तो करंट अफेयर से जाता है और यहाँ तो सब पीछे की बातें बताई गई हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है। नॉट एट ऑल। फाउंडेशन तो यही है। बिना इसके न तो आपको ये पता लगेगा कि करंट अफेयर्स का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपको जाननी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको नोट करनी है, ये पता ही नहीं लग पाएगा आपको बिना इस बेसिक जानकारी के। फिर आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? करंट अफेयर्स में तो घटना घटित हुई है ना, उस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास बैकग्राउंडर होना चाहिए, और वही काम ये लेक्चर्स आपको कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम प्री के क्वेश्चंस को देखें, तो प्री के क्वेश्चंस में जो करंट अफेयर्स का जो संबंध भी होता है वह कहीं ना कहीं आपके अतीत के ज्ञान से होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संधि हुई, किसी विषय पर संधि हो गई, क्लाइमेट चेंज पर कोई ट्रीटी हुई। अब वो क्लाइमेट चेंज पर जो ट्रीटी हुई है उससे संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये भी देखा गया है कि प्री में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से कठिन किस्म के होते हैं। यस, थोड़े से कठिन किस्म के होते हैं। वो सामान्य जानकारी के नहीं होते, वो थोड़ी सी विशेष जानकारी के होते हैं। और ये भी देखा है, मैंने महसूस किया है कि उसमें जैसे मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 5 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक नॉलेज के होते हैं। स्टैटिक नॉलेज यानी कि वो किताबों से ही आप पढ़ करके उसे हल कर सकते हैं, करंट अफेयर से नहीं। जैसे मान लीजिए कि संस्थाओं के बारे में पूछा गया, IUCN क्या होता है, क्या होता है, मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। अलग अलग तरह के सम्मेलन हुए हैं, कन्वेंशंस हुए हैं, उन कन्वेंशंस के बारे में पूछ लिया गया, संधियों के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रोटोकॉल के बारे में पूछ लिया जाता है। हमारे देश ने फिर पर्यावरण को लेकर के अलग अलग एक्ट बनाए हुए हैं, उन एक्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे करंट के तहत यह है कि उन एक्ट में मान लीजिए कि अमेंडमेंट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, तो अब संशोधन तो कर दिया गया, तो करंट अफेयर्स में तो हो सकता है कि संशोधन के बारे में पूछ लिया जाए, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इस संशोधन को आधार बना करके ओरिजिनल एक्ट के बारे में पूछ लिया जाए। कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर कोई समस्या है तो उस समस्या के वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में पूछ लिया जाता है, उसकी वैज्ञानिक जानकारी।
तो ये जो वैज्ञानिक जानकारी होती है वो देखिए साइंस के स्टूडेंट तो उसे हल कर सकते हैं, और ख़ासकर भी उस ब्रांच के जो बायोलॉजी और बॉटनी को सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। चलिए 1-2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि उसका फिर कोई हल भी नहीं है मित्रों, है ना? तो जो करंट अफेयर्स हैं वो तैयारी को पूरा करेंगे, और इसके लिए जो माध्यम होता है वो आप जानते हैं कि आपको न्यूज़ सुननी ही है, पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि पूरे सिविल सर्विस की तैयारी के लिए ही। आपको अखबार पढ़ने ही हैं, आपको मैगज़ीन्स पढ़नी ही हैं। तो उसमें जो पर्यावरण के बारे में जो बातें आती हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, और उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो नोट करते जाएं। इसीलिए जब आप लेक्चर सुनेंगे तो अक्सर मैं लेक्चर में लगातार आप लोगों को उबाने की सीमा तक मैं कह सकता हूं कि याद दिलाता रहता हूं कि आप इस टॉपिक को अपडेट करते रहें। यह डेवलपिंग टॉपिक है, लगातार इसमें चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। तो आपको चाहिए कि आप बाकायदे पर्यावरण विषय पर एक अलग से रजिस्टर बना लें, और उस रजिस्टर में अलग अलग टॉपिक पर जो भी आपको पढ़ने को नई चीज़ें मिलती हैं करंट अफेयर से, उन्हें नोट कर लें ताकि ये विषय आपका अपडेट होता चला जाए। तो जैसे ही वो विषय अपडेट होगा तो और उसमें आप लेक्चर्स को ऐड कर दीजिए, प्लस आपने किताबों में जो पढ़े हैं उनको ऐड कर दीजिए, तो आपके इस विषय पर जो तैयारी है वो बहुत पुख्ता तैयारी हो जाएगी। दोस्तों मैं रिपीट करूंगा कि ये बहुत सिलेबस की दृष्टि से छोटा विषय है। 20-25 घंटे का लेक्चर कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बहुत छोटा विषय है, लेकिन परीक्षा में इसका रोल काफ़ी बड़ा है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। ज्ञान की दृष्टि से सरल है, मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा। इससे दिमाग में तनाव नहीं आता, दिमाग पर कोई दबाव नहीं पड़ता, बड़े आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए इस विषय को आप अपना मित्र समझें, और मित्र समझकर इससे अगर आप मित्रवत व्यवहार करेंगे तो यह मित्र आपकी बहुत मदद करेगा, यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। और जहां तक AFE-IAS का सवाल है, वो डेफिनेटली अपने लेक्चर के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है ही। दूसरी जो छोटी सी सूचना है आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, भाग 1 और भाग 2, और किताब का शीर्षक है आप IAS कैसे बनेंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है और पूरी ईमानदारी के साथ लगता है कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान आपके सामने जो भी प्रश्न खड़े होंगे उन प्रश्नों के उत्तर ये पुस्तक आपको देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके इसके लिए सही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी। यदि आप चाहें तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं, और इसका जो लिंक है वह नीचे दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस विषय की अच्छी तैयारी के लिए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि इस विषय पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो सके, और इन शुभकामनाओं के साथ ही अब इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।